नमस्कार। जब उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का दौर शुरू हो रहा था, ठीक उसी समय दक्षिण भारत में एक ऐसा महासंगम हो रहा था जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तीन शक्तिशाली राज्य, चोल, चेर और पांड्य, इन राजाओं के संरक्षण में कई सैकड़ों महान कवि जुड़ते थे और एक ऐसा दौर था जब कविताएं सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि युद्ध, व्यापार, प्रेम, इन सभी का जीवंत दस्तावेज बन गई थी। आज की क्लास में हम संगम काल को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दक्षिण भारत के इतिहास को समझेंगे। संगम काल के अंतर्गत आपको 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के इतिहास को पढ़ना होता है। ये दक्षिण भारत का इतिहास आपको संगम काल में देखने को मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये संगम क्या है। दक्षिण भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से मिलता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। इसको हम थोड़ा विस्तार से और समझते हैं। संगम का अर्थ क्या होता है? संगम का अर्थ होता है परिषद या फिर गोष्ठी। ऐसी परिषद जहाँ पर कई तमिल कवि और विद्वान एकत्रित होते थे। ये कवि या लेखक अपनी रचनाएं जो संगम है उसके समक्ष प्रस्तुत करते थे और स्वीकृति मिलने के बाद ही ये जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित होती थीं। संगम का आयोजन अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। इन पांड्य राजाओं के बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा किया गया था। संगम युग में कुल 3 संगम आयोजित किए जाते हैं। प्रथम संगम जो है, पहला संगम जो है मदुरै में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं अगस्त्य। कई विचार ऐसे हैं, कई जो रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, ऐसा बताती हैं कि इसमें भगवान शिव, अगस्त्य जैसे जो लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया था। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ, अब इस पहले संगम में कौन सा ग्रंथ संकलित हुआ था ये पता नहीं है और कोई भी साहित्यिक कृति उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मदुरै जो है बाढ़ के कारण, सुनामी के कारण समुद्र में विलीन हो गया था। फिर दूसरा संगम होता है। दूसरे संगम के टाइम पर जो स्थान रखा गया वो रखा गया कपाटपुरम अलेवाई। इस समय भी अध्यक्ष अगस्त्य थे और इस समय संगम साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है तोलकाप्पियम लिखा गया। ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ है जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी। तीसरा संगम जो होता है मदुरै, आज का जो मदुरै है वर्तमान वैगई नदी के तट पर, वहाँ पर होता है। इसकी अध्यक्षता करी थी नक्कीरर ने और इसमें संकलित होने वाले महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं नेंदुथोके, करुंथोके, नत्रिनई, एनकुरुभूरु, परिपादल आदि। तो ये जो ग्रंथ हैं एग्ज़ाम में बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, लेकिन संगम का नाम, स्थान, अध्यक्ष, ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत, जिन्हें नयनार कहा जाता था, और वैष्णव संतों को कहा जाता था अलवार। तो शैव संत जो थे तिरुना बुक्करशु इन्होंने किया था। तो संगम शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? इन्होंने किया था। संगम साहित्य का विभाजन जो है 3 कैटेगरी में किया जाता है। पत्थु पात्तु, इसका मतलब है 10 गीत। यह संगम साहित्य का पहला बड़ा संकलन था जिसमें 10 लंबी और वर्णनात्मक कविताएं हैं, बड़ी बड़ी कविताएं हैं। एट्टुथोगे इत्तुथोगे, इसमें जो है 8 संकलन देखने को मिलेंगे। मतलब ये, इसका मतलब कहने का ये है कि ये 8 संकलन हैं और ये सबसे बड़ा संकलन है संगम साहित्य का, जिसमें छोटी छोटी 2371 कविताएं संकलित हैं। पादिनेन कीलनकु, इसका मतलब है 18 लघु ग्रंथ। प्रेम और युद्ध के बजाय इस लघु ग्रंथ में, इन 18 लघु ग्रंथों में मुख्य रूप से नैतिक शिक्षा, आचार विचार और जीवन के मूल्यों पर जोर दिया गया। इसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है तिरुक्कुलर, जिसे तमिल साहित्य का आधार माना जाता है। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और लगातार इनको पूछा जाता रहा है। इसलिए या तो आप इनको लिख लीजिए या फिर मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको इसकी PDF कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। सबसे पहले अब यहाँ पर आप समझिए प्रमुख महाकाव्य एवं साहित्य। तो संगम युग के प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं? तो 2 हैं, सिलप्पादिकारम और मणिमेखले।
शिलप्पादिकारम की रचना जो है इलांगो ने की थी। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी रचना किसने की थी? इलांगो ने की थी। अब ये जो है तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में प्रसिद्ध है शिलप्पादिकारम। बौद्ध रुझान वाला ये महाकाव्य है और इसके टोटल 30 सर्ग हैं। शिलप्पादिकारम का अर्थ है पायलों का गीत। इसमें कावेरीपट्टनम जगह है, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है कोवलन और उसकी पत्नी है कन्नगी। कोवलन और नर्तकी माधवी इसमें प्रेम कहानी दिखाई गई है शिलप्पादिकारम में। सेकंड महाकाव्य है मणिमेखले, जिसकी रचना जो की है शीतलसत्तनार इन्होंने, जो कि बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी थे। इसमें राजकुमार उदयकुमारन एवं मणिमेखले जो है हमने देखा शिलप्पादिकारम में कोवलन और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी चलती है, और यहाँ पर जो मणिमेखले है कोवलन और माधवी की पुत्री है, और इन दोनों की इसमें प्रेम कहानी देखने को मिलती है मणिमेखले में। नेक्स्ट है महाकाव्य संगम साहित्य का, महाकाव्य नहीं कहेंगे इसको, एक रचना है जीवक चिंतामणि, जिसके रचनाकार हैं जैन भिक्षु हैं तिरुतक देव। संगम साहित्य में कविताओं को उनकी विषय वस्तु के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, अगम और पुरम। अगम का मतलब होता है अंतर्मन या घर। इसमें जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वो प्रेम पर, भावनाओं पर, वैवाहिक संबंधों पर आधारित थी। और इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो इसमें जो है पात्रों के नाम को गुप्त रखा जाता था। पुरम के अंतर्गत आप देखोगे कि युद्ध, राजनीति और राजाओं की वीरता से जुड़ी हुई जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, लेखन है, वो रहता था। और इसका पुरम का शाब्दिक अर्थ है बाहरी संसार। मुख्य विशेषता क्या है? इसमें शासकों के जो नाम हैं वो स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। तो अगम और पुरम, इन्हें संगम साहित्य के अंतर्गत जो रचनाएं हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, अगम में और पुरम में। अगम और पुरम का क्या अर्थ है, इनमें क्या अंतर है, हमने यहाँ पर समझ लिया है। अगला है तोलकाप्पियम की जो रचना है तोलकाप्पियर ने की थी। इसे तमिल साहित्य की सबसे प्राचीन कृति माना जाता है। हालांकि यह तमिल व्याकरण पर आधारित रचना है, लेकिन उस समय की राजनीति और सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर भी प्रकाश डालती है। संगमकालीन प्रमुख राज्यों की बात करेंगे अब हम, तो 3 राज्य हमें देखने को मिलते हैं, चोल और चेर केरल के एरिया में, और इधर आपको देखने को मिलेंगे पांडे। सबसे पहले हम चोल को समझेंगे। तो चोल जो साम्राज्य है, पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच में ये साम्राज्य था और सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था ये। और इसमें एक राजा होता है करिकाल, जो कि ब्राह्मण मतानुयायी था। चोलों ने अपनी जो प्रारंभिक राजधानी थी, इन्होंने उरैयूर को बनाया, और इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? करिकाल, जिसने वैन्नी का युद्ध जीता था। कौन सा युद्ध जीता था? वैन्नी का युद्ध। और चोल राज्य की कुछ उपलब्धियां देखो तो पुहारपत्तन बंदरगाह का यहाँ पर जो है निर्माण कराया गया था। करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर कल्लनाई बांध बनवाया था। क्या बनवाया था? कल्लनाई बांध। और 9वीं सदी में एक राजा होता है विजयालय। कौन होता है? विजयालय, जिसे चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने इस साम्राज्य की फिर से नींव रखी थी। और इसमें एक राजा होते हैं राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने तंजौर के अंतर्गत बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। पेरुनानुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वर का विशेषज्ञ बताया गया है। और चोलों की ये जो समृद्धि है, इसका कारण जो था उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। अब हम बात करेंगे चेर राज्य की, चेर डायनेस्टी की। तो आधुनिक केरल वाला ये जो एरिया है और तमिलनाडु का कुछ रीजन आप देखोगे तो ये चेर वंश के अंतर्गत आता था। इनकी राजधानी जो थी वंजी थी, वंजी या करूर, आप जिसे कहेंगे करूर। और इनका जो राजसीय प्रतीक था धनुष और बाण था। इसमें प्रमुख शासक आपको देखने को मिलेगा वो है सेनगुट्टवन। इसका सबसे फेमस शासक है सेनगुट्टवन। अन्य शासकों की बात करोगे तो उदयन जीरल और नेंदू जीरल आदन। सेनगुट्टवन
अधिराज की उपाधि धारण की और इसने समाज में पत्तिनी संप्रदाय की स्थापना की। अब ये जो चेर साम्राज्य है अपने मालाबार तट से मसालों खास करके काली मिर्च के लिए ये वर्ल्ड फेमस था और इनका जो व्यापार था वो रोमन के साथ में होता था, मिस्र के साथ में होता था और मुजरिस चेरों का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस जो कि रोमन साम्राज्य के साथ में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। साथ ही मैंने आपको यहाँ बताया कि पट्टिनी पंथ जो है शुरुआत की थी सेनगुट्ट वन में, जिसमें क्या होता है कन्नगी मतलब आदर्श जो पत्नी होती है, आदर्श पत्नी, उसकी पूजा की जाती है। तो ये है पत्तिनी संप्रदाय। नेक्स्ट है पांडे डायनेस्टी। तो पांडे राजा यहाँ देखेंगे अभी हम। तो सुदूर दक्षिण में आप देखोगे कि ये पांडे डायनेस्टी है, पांडे साम्राज्य है। इन्हीं पांडे राजाओं के शासनकाल में 3 जो है संगम आयोजित किए जाते हैं। इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी मदुरै बनाई इन्होंने और इनका जो राजसी प्रतीक था वो था फिश, मछली। इनका सबसे प्रतापी राजा नेंडुजेलिन, कौन सा था? नेंडुजेलिन। ये जो पांडे राज्य है ये अपने उच्च कोटि के, उच्च क्वालिटी के ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था विश्व में। तो हाई क्वालिटी के मोती जो है पांडे राज्य से संबंधित हैं। यूनानी यात्री हुआ है मेगस्थनीज, इसने भी पांडे राज्य का उल्लेख किया है और इसे मोतियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसने बताया है। नेक्स्ट है प्रशासन एवं न्याय की बात करेंगे अब हम संगम युग के समाज के प्रशासन की, राजनीति की, इनकी बात करेंगे। प्रशासन में आप देखोगे कि मंत्री को अमायचान या अमायचार कहा जाता था। नालवे राजा जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और न्यायालय को मनरम कहते थे। चोरी या व्यभिचार हेतु मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। कर व्यवस्था, भूमि कर उपज का 1/6 भाग होता था, नगद रूप में या फिर अनाज के रूप में। सीमा शुल्क एवं चुंगी ये ली जाती थी। यहाँ की सेना चतुरंगिणी थी। अश्व थे, घोड़े थे, हाथी थे, पैदल सैनिक थे, रथ थे। समय मापन के लिए यहाँ पर जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो ये इनका प्रशासन है और न्याय व्यवस्था है। सामाजिक संरचना की बात करें तो समाज में ब्राह्मण सर्वाधिक प्रतिष्ठित वर्ग था और कृषि कार्य करने वालों को वेल्लार कहा जाता था और इनकी प्रमुख स्त्रियां एवं मजदूरों को कडेश्वर कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को वैनिकर, पुल्लियन, दस्तकार जो होते थे रस्सी या पशु चर्म से कटाई या चारपाई बनाने वाले होते थे उनको पुल्लियन कहा जाता था। शिकारी को एनियर और मलवर कहा जाता था। लूटपाट करने वाली जो जाति थी उसको मलवर कहा जाता था। संगम समाज में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिला है। तो ये सामाजिक संरचना एवं वर्ग हमने समझे संगम काल में। संगम युग में हम विवाह एवं परंपराओं की बात करेंगे। तो तोलकप्पियम के अनुसार विवाह को यहाँ संस्कार माना गया और 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। प्रणय विवाह यहाँ होता था जिसमें पंचतृणय का मतलब होता है 2 साइडेड लव। 2 साइडेड लव मतलब जिस व्यक्ति की शादी जिससे हो रही है वो दोनों आपस में प्रेम करते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। एक होता है एक पक्षी प्रणय, तो ये या फिर इसको कहें कैक्किडय, इसको कहेंगे वन साइडेड लव जो है उसको कैक्किडय यहाँ पर कहा गया। अनुचित प्रणय इसको कहेंगे पेरुंदिर्डय जो है इसको अनुचित प्रणय कहेंगे। मतलब जो अनुचित विवाह है उसको पेरुंदिर्डय कहा गया यहाँ पर। वीरगल या वीर प्रस्तर ये क्या है? तो युद्ध में जो वीरगति पाने वाले सैनिक थे उनके सम्मान में पत्थर गाड़ दिए जाते थे, उनको कहा जाता है वीरगल। शकुन, तो कौवा जो होता था उसको यहाँ पर बहुत ही शुभ पक्षी माना जाता था। ये अतिथियों के जो रिश्तेदार आते हैं उनके आगमन की सूचना देता था। साथ ही ये व्यापार में, समुद्र में जब व्यापार करने जा रहे हैं तो दिशा बताने के लिए इसको साथ में रखते थे। संगम साहित्य में प्रसिद्ध ग्रंथ है एक कुरुंतोगे। इसमें कौवे की प्रशंसा के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। तो ये कौवे का महत्व संगम युग में काफ़ी ज़्यादा रहा है। संगम काल में कुछ बंदरगाह थे, जैसे कि पांड्य राज्य की बात करें तो कोरकाई, शालियोर जो था मोती खोजने हेतु बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था। चेर में बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो बंदर है ये गलत लिख दिया है। तो चेर राज्य में आप देखोगे, मैंने आपको बताया कि मुजरिस
यहाँ ज के नीचे ऐसे बिंदी होगी, मुजरिस और है एक मुचरी, इसी को कहेंगे हम मुचरी। ये बंदरगाह प्रसिद्ध था और ये पेरियार नदी जो है उसके मुहाने के आसपास ये स्थापित था। इसका जो उल्लेख है रोमन ग्रंथ है एक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इसमें भारत का पहला एम्पोरियम इसको कहा गया है। एक और था इसका चेर के अंतर्गत ही एक बंदरगाह था तोंडी। तो ये 2 बंदरगाह प्रमुख हैं चेर राज्य के अंतर्गत। चोल राज्य में एक सबसे फेमस बंदरगाह था अरिकमेडू, जो पुदुचेरी के पास में है। रोम के साथ व्यापार का ये केंद्र था। पेरिप्लस में इसे पैडॉक कहा गया है। हिप्पोलस मिस्र के नाविक जिसने मानसूनी हवाओं के सहारे समुद्र पार करने की विधि खोजी थी, तो इसका नाम क्या था? हिप्पोलस। धर्म और देवता की बात करें तो मुरुगन जो है प्राचीन देवता, बाद में इन्हें सुब्रमण्यम कहा गया। स्कंद या कार्तिकेय के रूप में इन्हें देखा गया। मुर्गा प्रतीक और अस्त्र इनका बर्छा था। पत्नी कुर्बस पर्वतीय जनजाति की स्त्री। तो ये मुरुगन के बारे में इनका प्रतीक मुर्गा था। अनकु जो है पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जो रखा जाता था उसको अनकु कहा जाता था। तो ये हमने देखा संगम युग को। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपने इतने शॉर्ट वीडियो में, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी सारी नॉलेज हासिल की है। अगली क्लास में मिलते हैं हम, जिसमें किसी और टॉपिक को इसी विस्तार से समझेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।